दोस्तों लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने लॉगरिथम फंक्शन के बारे में बात करी थी और हमने देखा था कि किस प्रकार से लॉगरिथम फंक्शन का डोमेन निकालते हैं। उसी प्रकार से आज अपन इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि किस प्रकार से अगर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का होगा या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो उनमें क्या क्या बातें होती है, उनकी रेंज क्या होती है, उनकी डोमेन क्या होती है और इनसे बनने वाले मिक्सचर वाले क्वेश्चन जो डोमेन के होंगे वो आज अपन देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उनके हर एक के बारे में जानकारी लेंगे, फिर आईटीएफ पे आएंगे और फिर उनके डोमेन और रेंज पर आएंगे। आइए पहला अपन देखते हैं, पहला फंक्शन y इज इक्वल टू व्हाट, साइन ऑफ x। y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, साइनोसॉइडल फंक्शन। यहां पर मैं लिखूंगा इसका डोमेन और यहां पर लिखेंगे रेंज और साथ के साथ में अपन यहां पे इसका ग्राफ भी बना लेंगे। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं सबसे पहले sin x का, तो हम सबको पता है sin x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। ये हो गया साइनोसॉइडल वेव, आप लोगों ने देखी होगी, ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ क्या पाए हो। ये होता है 0, ये होता है π/2, ये वाला पॉइंट होता है पाई, ये होता है 3π/2, ये होता है 2π और पीछे अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का π/2, दिस इज माइनस पाई एंड माइनस का 3π/2 एंड सो ऑन, पीछे हो जाएगा माइनस का 2π और ये ग्राफ चलता रहेगा आगे भी, है ना। इसका मतलब ये है कि जब जितना x में ले रहा हूं ग्राफ बनाने के लिए वो आपका डोमेन होगा, तो डोमेन में इसका मतलब ये है पूरी सारी r की वैल्यूज ले लेगा। इसका मतलब ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जो ये न ले। इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r। और डोमेन अगर मैं x बिलोंग्स टू r ले रहा हूं तो देखो डोमेन x बिलोंग्स टू r लेने पर जो y की वैल्यू आ रही है वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं आ रही और -1 से छोटी नहीं आ रही। इसका मतलब ये हमेशा -1 से 1 के बीच में ही घूमेगा। क्या बात सबको समझ में? अब दूसरा अपन बात करते हैं किसकी, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x की। अब कॉस ऑफ x का कर्व वापस से बना लेते हैं। तो ये कॉस ऑफ x का कर्व इस प्रकार से होगा, ये भी इसी तरीके से एक वेव बनेगा। ये हो जाएगा कितना 0, ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा आपका 2π, आगे भी चलता रहेगा। ये हो जाएगा पीछे माइनस का π/2 एंड सो ऑन, ही चलता रहेगा माइनस का पाई माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का पाई माइनस का 3π/2 एंड सो ऑन। अब देखो ये भी इस प्रकार से चलता रहेगा। यहां पर भी अगर अपन बात करें तो डोमेन क्या होगा, ऐसी कोई x की वैल्यू जिसमें cos x मना कर दे कि नहीं मैं x की वैल्यू ये नहीं लूंगा, नहीं, cos x सारी x की वैल्यू लेता है। इसका मतलब यहां पर भी डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r। और रेंज की अगर मैं बात करूं तो ये कर्व भी 1 से बड़ा नहीं होगा और -1 से छोटा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये भी -1 और 1 के बीच में ही रहता है। इसका मतलब इसकी रेंज भी क्या हो गई, -1 से 1। क्या बात आपको समझ में? आगे अगर मैं बात करूं थर्ड वाले की, तो थर्ड अपन ले लेते हैं y इज इक्वल टू tan ऑफ x। क्या मैं tan ऑफ x को ऐसे लिख सकता हूं, sin बाय cos, ये अपन ने लिखा sin x बाय cos ऑफ x। इसका मतलब ये tan के डिनोमिनेटर में, tan को अगर मैं देखूंगा तो sin बाय cos होगा, इसका मतलब tan के डिनोमिनेटर में cos आता है। तो अब जहां पर डिनोमिनेटर आता है वहां पर 0 का लफड़ा होता है। अब 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर वाला पार्ट। इसका मतलब ये tan डिफाइन तब होगा जब आपका cos 0 नहीं हो। इसका मतलब x बिलोंग्स टू r माइनस वेयर, जहां पर cos ऑफ x क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब ये बताओ cos ऑफ x 0 कब होगा? cos ऑफ x का ग्राफ बना रखा है। cos ऑफ x देखो 0 कहां पे हो रहा है, π/2 पर। cos ऑफ x 0 कहां पे हो रहा है, π/2 पर, माइनस का π/2 पर। यहां पे 3π/2 आ जाएगा, यहां पे माइनस का 3π/2 आएगा। तो इसका मतलब cos x जो होगा वो हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर 0 देता है। इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस का 2n प्लस का 1 π/2, क्योंकि इन वैल्यूज पर cos 0 होगा। तो cos अगर 0 होगा तो tan डिफाइन नहीं होगा। इसलिए मैंने क्या हटाया कि दुनिया की सारी वैल्यूज, बस वो वैल्यू हटाई जहां पर cos 0 होता है, क्योंकि cos 0 होते ही tan डिफाइन नहीं होता। तो अगर मैं tan का कर्व बनाऊं आप लोगों के सामने, इसका मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे डिफाइन नहीं होता। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे tan के लिए क्या बन जाएंगे, एसिम्पटोट्स बन जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस का π/2, ये हो जाएगा π/2। मैं सिर्फ अभी एक आध ब्रांच बनाता हूं। तो ये हो जाएगा आपका tan का कर्व, ये हो जाएगा आपका tan का कर्व, ये हो जाएगा आपका पाई, ये हो जाएगा आपका π/2। दिस पॉइंट विल बी π/2, ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 3π/2। देखो आपके वर्टिकल एसिम्पटोट्स आ रहे हैं। वर्टिकल एसिम्पटोट्स वो होते हैं जहां पर डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 हो जाता है। तो π/2, 3π/2, माइनस का π/2, इन सब पर cos डिफाइन नहीं है, इसलिए tan यहां पर वर्टिकल एसिम्पटोट दे रहा है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं एक और बात करूं y इज इक्वल टू cot ऑफ x की, तो cot ऑफ x कितना हो जाएगा, cos ऑफ x अपॉन sin x। अब की बार cot ऑफ x डिफाइन कब होगा, जहां पर sin x 0 ना हो। अब sin x जहां पर 0 होगा वहां पे cot ऑफ x डिफाइन नहीं होगा। बताओ sin x 0 कहां पे हो रहा है, 0 पर हो रहा है।
पाई पर साइन एक्स 0 हो रहा है, माइनस पाई पर 0 हो रहा है, इसका मतलब सब जगह डिफाइंड होगा, केवल एन पाई पर डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि एन पाई पर साइन 0 होता है, साइन 0 होता है तो कॉट क्या हो जाएगा, सीधा का सीधा कॉट को बोल देंगे ये नॉट डिफाइंड। अब यहां पर tan की वैल्यू देखो, पहले tan के ग्राफ देख लेते हैं, इसकी रेंज क्या हो रही है, माइनस इनफाइनाइट तक प्लस के इनफाइनाइट, मतलब जो भी आप x रख रहे हो y उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, इसका मतलब इसकी रेंज क्या हो जाएगी r। और cot x का भी अगर आप कर्व देखोगे तो आप ध्यान से देखिए, अब की बार वर्टिकल एसिम्पटोट कहां पे बनेगा, 0 पर वर्टिकल एसिम्पटोट बना, एक पाई पर वर्टिकल एसिम्पटोट बना, एक 2 पाई पर वर्टिकल एसिम्पटोट बनेगा, तो cos cot का जो कर्व होगा वो इस प्रकार से होगा। देखो cos पाई बाय 2 पर 0 होता है, तो cos पाई बाय 2 पर 0 होगा तो न्यूमरेटर में 0 हो जाएगा, तो cot भी पाई बाय 2 पर 0 दे रहा है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, cot पाई बाय 2। क्या बात सबको समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से कर्व बनता है, यहां पर भी ये कर्व बनेगा, ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2। क्लियर है? तो ये होगा कॉट का कर्व। तो यहां पर अपन ये देख रहे हैं कि जो करस्पॉन्डिंग, जो भी मैं x डाल सकता हूं उसके करस्पॉन्डिंग जो y आ रहा है दैट विल बी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, तो यहां पर रेंज भी क्या हो गई आपकी, r हो गई। तो ध्यान दीजिए, sin x की डोमेन r है, cos x की डोमेन r है, tan x की डोमेन ये है, cot x की डोमेन ये है, तो आपको यूं पता पड़ जाएगा कि ये इन सब की डोमेन है। आओ एक और अगर अपन बात करें, पांचवा, y इज इक्वल टू कितना, अगर मैं cos की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं sec की बात कर लेता हूं, sec ऑफ x। अब sec ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos ऑफ x हो जाएगा, सही कि नहीं? अब 1 अपॉन cos x, तो वापस से sec कहां पे डिफाइन नहीं होगा, जहां पर cos 0 होगा। अब cos 0 कहां पर होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर होता है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, डोमेन r माइनस का ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 को हटा दो, ये हट गया। अगर मैं cos का ग्राफ, sec का ग्राफ देखूं तो sec का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। देखो पहले तो आप ग्राफ बना दो किसका, cos का। जो cos का ग्राफ है तो बस यहां पर देखो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं आएगा, इसका मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर क्या होगा, एसिम्पटोट्स होंगे। अब ये cos का ग्राफ नीचे से आ रहा है, नीचे को जा रहा है, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर से आएगा, ऊपर को जाएगा, फिर यहां पर नीचे से आएगा, नीचे को जाएगा, फिर ऊपर से आएगा, ऊपर को जाएगा। अगर मैं बात करूं इस वाले पॉइंट की तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट एसिम्पटोट है तो पाई बाय 2 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट अगर बात करोगे तो पाई हो जाएगा, एंड सो ऑन, इधर हो जाएगा माइनस का पाई बाय 2। तो इस तरीके से कर्व बनता है। तो ये होता है cos का कर्व। एक और कर्व अपने को जानना पड़ेगा यहां पर। अब देखो जब मैं बात करूं sec की, तो sec की रेंज क्या है, देखो माइनस इनफिनिट ये रहा, यहां पर वैल्यू -1 होती है, फिर यहां पर वैल्यू 1 होती है, तो 1 से इनफिनिट। इसका मतलब ये होता है माइनस इनफिनिट से लेके -1 यूनियन 1 से लेकर कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। ये आपका सेक की रेंज हो गई। अब एक और ग्राफ अपने को बनाना है, उस ग्राफ को ध्यान से देखिए, 6th वाला पॉइंट, जैसे मैंने बनाया y इज इक्वल टू cosec x, तो क्या ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स। अब बताओ जहां पर साइन एक्स 0 होगा वहां पर cosec डिफाइन नहीं होगा, और साइन एक्स 0 कहां पे होता है, x n पाई पर, तो मैंने n पाई हटा दिया। इसका मतलब क्या है, अब की बार जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो n पाई पर वर्टिकल एसिम्पटोट होंगे, क्योंकि n पाई पर साइन 0 होगा, साइन जहां पर 0 होगा वहां पर एसिम्पटोट्स बनेंगे, क्योंकि cosec क्या होता है 1 अपॉन साइन पाई। कोई भी फंक्शन क्यों ना हो, अगर डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 हो रहा है तो जिस वैल्यू पर 0 हो रहा है वहां पर एसिम्पटोट बनेगा। तो इन सब में tan की बात करो, cot की बात करो, sec की बात करो, cosec की बात करो, जहां जहां पे डिनोमिनेटर वाला फंक्शन 0 हो रहा है वहां पे एसिम्पटोट बन रहा है। इसका मतलब कर कभी उन पॉइंट्स को कट कभी नहीं करेगा। तो n पाई पर मैं क्या बना रहा हूं, यहां पर एसिम्पटोट्स बना रहा हूं। ये n पाई पे, ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई। एंड अब देखो आप साइन का कर्व, 0 से पाई में ऐसा है, 0 से 1 के बीच में, तो यहां पर cosec का कर्व क्या हो जाएगा, माइनस इनफिनिट से नीचे आएगा 1 तक, और फिर वापस से ऊपर चला जाएगा, फिर यहां पर पाई से नीचे आएगा -1 से, फिर नीचे चला जाएगा, फिर ये इस तरीके से चलता रहेगा। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा आप यहां पर देखिए, पीछे से भी ये यूं आएगा और ये वापस से चला जाएगा, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, माइनस का पाई, ये हो जाएगा पाई बाय 2, माइनस का ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा पाई बाय 2, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। अब इसकी रेंज भी आप देखो, जैसे यहाँ पे सेक की रेंज थी वैसे ही माइनस इनफिनिट से -1 यूनियन 1 से लेकर इनफिनिट, तो ये भी हो जाएगा माइनस इनफिनिट से लेकर -1 यूनियन 1 क्लोज से लेकर इनफिनिट, ये हो गया आपका पूरा। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। अब इनके बेसिस पे, ये तो ऑलरेडी आपको आता भी है, कौन कौन कहां कहां पे डिफाइन होगा, इनकी डोमेन आपको पता होनी चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले आप ये समझो कि अगर फंक्शन कभी a टू b लिखा हुआ है, जहां पर a क्या होता है, डोमेन, और b क्या होता है, रेंज। मान लो रेंज में दे रहा हूं, कोडोमेन होता है,
लेकिन मैंने कहा ऑन टू फंक्शन है। अब ऑन टू अगर फंक्शन होता है तो रेंज बराबर कोडोमेन होता है, तो होता तो भी क्या है, कोडोमेन, लेकिन ऑन टू फंक्शन के लिए क्या हो गया, रेंज हो गया, सही कि नहीं। तो अगर मैं इसका इनवर्स डिफाइन करूंगा तो इनवर्स क्या हो जाएगा, B2A हो जाएगा, कि मतलब इनवर्स के लिए जो पहले फंक्शन की रेंज थी अब वो इनवर्स के लिए क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी, हाँ या ना। बस मैंने आपको ये कहा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज होगी अब वो आईटीएफ के लिए क्या बन जाएगी, डोमेन। तो यही चीज आपको समझना है कि यहां पर अपन जो चार्ट बनाने वाले हैं वो ये बनाने वाले हैं कि आईटीएफ का डोमेन क्या होगा और आईटीएफ की रेंज क्या होगी। अब ये मैं आपको समझाना चाहूंगा आईटीएफ का डोमेन और रेंज क्या होगी, हर एक चीज के बारे में समझेंगे। देखो पहले नाम सुनो आप, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसका इनवर्स क्या होगा, इसके इनवर्स को बोलते हैं बेटा साइन इनवर्स एक्स, या यूं बोलते हैं आर्क साइन ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं, आर्क साइन एक्स बोलो या साइन इनवर्स एक्स बोलो। दूसरे बात अपन करेंगे, कॉस एक्स के इनवर्स को अपन क्या बोलेंगे, कॉस इनवर्स एक्स, या अपन बोलेंगे आर्क कॉस ऑफ एक्स। तीसरा अगर अपन बात करेंगे टेन एक्स के, तो टेन एक्स के इनवर्स को बोलेंगे टेन इनवर्स एक्स, या अपन बोलेंगे आर्क टेन एक्स। क्लियर है कि नहीं है। ठीक उसी प्रकार से फोर्थ हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, या अपन बोलेंगे आर्क कॉट ऑफ एक्स, आर्क कॉट ऑफ एक्स। पांचवा अपन बोलेंगे y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, या अपन बोलेंगे आर्क सेक ऑफ एक्स। और अगला है अपना लास्ट सिक्स है y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, या अपन बोलेंगे आर्क कॉसेक ऑफ एक्स। ये तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना सिखाया। आप ध्यान से सुनिए, हमने कहा कि कोई भी फंक्शन अगर a टू बी डिफाइंड है, ठीक है, अब ध्यान से दो, कोई भी फंक्शन अगर a टू बी डिफाइंड है तो उसका इनवर्स कब निकलता है। मैंने आपको शुरुआती क्लासेस में बताया था कि फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तभी इनवर्स निकलेगा। इन्वर्टिबल फंक्शन तब होता है जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। फंक्शन बाइजेक्टिव तब होता है जब फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है। इसका मतलब फंक्शन अगर 1 1 ऑन टू है तो इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल होगा तो इनवर्स निकलेगा। इसका मतलब सारे के सारे फंक्शन जो इनवर्स निकाल रहे हैं वो पहले इन्वर्टिबल हुए होंगे। इसका मतलब पहले 1 1 और ऑन टू हुए होंगे। ऑन टू का मतलब यह है कि रेंज बराबर कोडोमेन, रेंज बराबर कोडोमेन। तो पहले मेरे को इस फंक्शन को ऑन टू बनाना पड़ेगा, ताकि ऑन टू बना दूंगा तो जो कोडोमेन है वो क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। इसका मतलब पहले अब मेरे को ये देखना पड़ेगा कि आईटीएफ फंक्शन जब बनाना है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो फंक्शन पहले 1 1 ऑन टू होने चाहिए। 1 1 का मतलब ये होता है एक एक्स की वैल्यू के लिए एक वाई की वैल्यू, एक एक्स की वैल्यू के लिए एक वाई की वैल्यू। यहां पर मैंने आपको यह भी बताया था कि जब भी अपन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो कर्व को अगर हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पॉइंट या 2 से ज्यादा पॉइंट पर कट करेगा, मान लो ये कोई कर्व बना लिया अपन ने, तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई ये वाली, तो ये कर्व को 1 2 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अलग अलग एक्स पर, x1 x2 x3 पर y की वैल्यू तो एक ही आ रही है, तो x1 x2 x3 पर अगर y की वैल्यू एक ही आ रही है, इसका मतलब ये तो मैनी टू वन बन गया। तो यहां पर अपन ये देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करने पर अगर फंक्शन को, कर्व को वो 2 या 2 पॉइंट से ज्यादा पे कट कर रहा है, इसका मतलब वो वन फंक्शन नहीं है, वो फंक्शन मैनी वन है। तो आप अब ये समझो कि हम यहां पर बोल रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने चाहिए इन्वर्टिबल, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने चाहिए बाइजेक्टिव, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने चाहिए 1 1 ऑन टू। तो ऑन टू के लिए तो मैं क्या कर दूंगा, रेंज बराबर कोडोमेन कर दूंगा। लेकिन 1 1 को देखो, मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया, आप इस ग्राफ को देख लो, 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 या किसी भी ग्राफ को देख लो, यहां पर कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ 1 1 नहीं है, सारे के सारे ग्राफ मैनी वन है। आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लो, आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लो, आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लो, कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लो, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, 1 1 है, मैनी वन है। इसका मतलब यह है कि फिर भी मैं उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब पहले मुझे बनाना पड़ेगा उनको 1 1। अब 1 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ x वाला पार्ट इंटरवल को बाउंड करना पड़ेगा, ताकि फंक्शन 1 1 दिख जाए, मतलब वापस से रिपीट ना करे। तो मुझे ऐसा x का टुकड़ा ढूंढना पड़ेगा, ऐसा x का टुकड़ा ढूंढना पड़ेगा जहां पर कर्व 1 1 हो जाए। तो जिस x के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 बन जाएगा, वो x इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो डोमेन वाला टुकड़ा, देखो x बिलोंग्स टू r के लिए, जो x बिलोंग्स टू r है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन के लिए, उसके लिए तो बन रहा है मैनी वन।
इसका मतलब यह है कि अगर मैं एक छोटा सा इंटरवल देख लूं इस x बिलोंग्स टू आर डोमेन में कि जहां पर फंक्शन क्या बन जाए 1 1, तो 1 1 बनते ही मैं क्या बोल दूंगा, इतने इंटरवल में फंक्शन 1 1 बन रहा है। लेकिन 1 1 देखते वक्त मैं ये भी ध्यान दूंगा कि फंक्शन की जो रेंज है वो पूरी कवर होनी चाहिए, क्योंकि ऑन टू भी तो बनाना है उसको। अब ऑन टू बनाने के लिए क्या, कोडोमेन बराबर रेंज। इसका मतलब अगर मेरे को उसको ऑन टू बनाना होगा तो जो sin x की रेंज है वो रेंज कवर करनी है। रेंज कवर करते वक्त मेरे को यह भी ध्यान देना है कि वो 1 1 भी होना चाहिए। तो मैं अब आपके सामने देखो कुछ पार्ट शेड कर रहा हूं। मैंने कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारी डोमेन के लिए 1 1 तो नहीं होते, मैनी 1 होते हैं। लेकिन कुछ एक पार्ट अगर मैं आपसे कहूं कि देखो -π/2 से π/2 वाला मैं हिस्सा टुकड़ा ये वाला शेड कर रहा हूं, तो इतना टुकड़ा अगर मैंने शेड किया तो आप देखो sin x में रेंज पूरी कवर हो गई -1 से 1, -1 से 1 देखो पूरी कवर हो गई। तो ये क्या हो गया, रेंज बराबर कोडोमेन हो गया। इसका मतलब ये हो गया। और दूसरा इस वाले पार्ट के लिए देखो, सिर्फ इतने पार्ट के लिए फंक्शन क्या बन जाएगा 1 1। इसका मतलब अगर मैं इसको रेस्ट्रिक्ट कर देता हूं -π/2 से लेकर π/2 तक के लिए, तो ये फंक्शन 1 1 बन गया। क्या बन गया, 1 1 बन गया, जो कि पहले क्या था, मैनी 1 था। अब अगर ये 1 1 बन गया, आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि देखो सर π/2 से लेके 3π/2 पे भी तो 1 1 बन रहा है। हाँ बिल्कुल बन रहा है, लेकिन मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि जो हम पहले से यूज करते हुए आ रहे इंटरवल हम वो यूज करेंगे। सदियों से जो इंटरवल चल रही है अपन वही यूज करेंगे। हाँ, जब अपन प्योर आईटीएफ चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें -π/2 से π/2 भी इंटरवल लेंगे, और उसमें एक ब्रांच अपन ये भी लेंगे π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, वहां पर भी अपन निकालेंगे सारे इनवर्स का ग्राफ। लेकिन अभी अपन सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं कि वो पर्टिकुलर पार्ट हिस्टोरिकल वाला सबसे छोटा वाला पार्ट जो कि हमेशा यूज आता हो, तो -π/2 से π/2 है। इसका मतलब sin x 1 1 फंक्शन कब बनेगा, जब मैं x का टुकड़ा -π/2 से π/2 वाला लूंगा। क्या बात सबको समझ में आ गई, जिसमें देखो रेंज भी पूरी कवर हो गई। अब आप बुद्धि का इस्तेमाल करके बताओ कि cos x जो है वो x बिलोंग्स टू r के लिए तो मैनी 1 है कि नहीं मैनी 1। तो बताओ ऐसा कौन सा टुकड़ा मिल जाए जिसके लिए क्या बन जाए 1 1। तो सबसे छोटा इंटरवल देखो, कोशिश तो किया करो पॉजिटिव देखने की। अगर पॉजिटिव इंटरवल ना दिखे तो थोड़ा सा नेगेटिव जाने की कोशिश किया करो। तो यहां पर मैंने कहा कि देखो ये वाला पार्ट 0 से लेकर पाई तक में रेंज भी पूरी कवर हो रही है -1 से 1, और 0 से लेकर पाई तक का जो मैं पोर्शन शेड कर रहा हूं ये फंक्शन इतने x के लिए, इतने x के इंटरवल के लिए क्या बन जाएगा, आपका 1 1 बन जाएगा। इसका मतलब अगर ये फंक्शन को 1 1 बनाना पड़ेगा तो मेरे को x को कितना लेना पड़ेगा, x को लेना पड़ेगा आपको 0 से लेकर पाई। क्या ये बात सबको समझ में आई? अच्छा, आगे बात करते हैं 10x की। अब 10x का इस्तेमाल करते हैं तो 10x में रेंज r कवर होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं देखूं पूरा x बिलोंग्स टू इतने पार्ट के लिए, इस डोमेन के लिए, तो ये मैनी 1 बन गया। तो बताओ 1 1 किसके लिए बनेगा, तो 1 1 के लिए मेरे को कोई ऐसा इंटरवल सेट करना पड़ेगा। तो मैं -π/2 से π/2 को देख रहा हूं, तो -π/2 से π/2 में जो 10x का कर्व है वो देखो पूरी रेंज कवर भी कर रहा है। इसके आगे नहीं देखता, सिर्फ -π/2 से π/2 तक देखता हूं, तो ये देखो पूरा का पूरा कवर भी हो गया, रेंज भी कवर हो गई और फंक्शन 1 1 बन गया। तो इसका मतलब 10x 1 1 कब होगा, कौन से x के इंटरवल के लिए होगा, x बिलोंग्स टू -π/2 ओपन से लेकर π/2 ओपन। हाँ या ना। तो यहां पर 10x इतने डोमेन के लिए मैनी 1 था, तो इतने डोमेन के लिए क्या बन गया, 1 1 बन गया। क्योंकि मेरे को 10x को पहले 1 1 बनाना पड़ेगा। ऑन टू भी देखो बन गया। ऑन टू कैसे, क्योंकि मैंने रेंज भी कवर कर रहा हूं। 10x की रेंज क्या थी, r, तो मैं वही कवर कर रहा हूं, तो कोडोमेन को भी मैं r ही लेता हूं, तो ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आओ कॉटेक्स की बात करें। अब खुद बताओ कॉटेक्स में कितना हिस्सा लूं कि रेंज पूरी कवर हो जाए। रेंज क्या होती है इसकी, r। तो सबसे छोटा इंटरवल 0 से लेकर पाई तक मेरे को समझ में आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं आराम से ये कवर हो गया। तो यहां पर तो ये मैनी 1 था। अब 1 1 की अगर मैं बात करूंगा तो 1 1 हो जाएगा कहां पर, 0 ओपन से लेकर पाई ओपन तक में। सही कि नहीं? दूसरी अगर मैं बात करूं कॉस की, सेक की बात करूं, तो सेक को देखो ध्यान से। सेक का वो हिस्सा जिसमें 0 से 1 से इंफिनिटी कवर हो जाए और -∞ से 1 कवर हो जाए रेंज, तो वो वाला हिस्सा जो मेरे को लग रहा है वो देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। अगर मैं सोचूं सेक का, तो मैं 0 से लेकर, मैं देखो पीछे लूंगा तो वो इधर क्रॉस हो जाएगा, मतलब 2 लाइनें आ जाएंगी। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करूंगा तो 2 पॉइंट आ जाएंगे। तो मैं 0 से लेकर π/2 में ये वाला हिस्सा ले रहा हूं, ताकि देखो 1 से लेकर इनफाइनाइट वाली ब्रांच कवर हो जाए। और अगर मैं π/2 ओपन से लेकर पाई वाली ब्रांच कवर कर रहा हूं, तो इसमें मेरे का कौन सा वाला हिस्सा कवर हो गया, -∞ से -1 वाला। फिर से देखिए 0 से लेकर π/2 में ये वाला हिस्सा कवर हो चुका है, ताकि मेरी रेंज 1 से इंफिनिटी आ गई। और π/2 से लेके पाई वाला ब्रांच अगर मैं ले रहा हूं तो मेरी रेंज जो -∞ से -1 थी वो भी कवर हो गई। इसका मतलब यहां पर तो ये फंक्शन क्या है, मैनी 1।
तो 1 1 कब बनेगा, 1 1 बन जाएगा जब x बिलोंग्स टू आपका क्या होगा, ये हो जाएगा 0 से लेकर पाई, लेकिन एक वैल्यू हटानी है, कौन सी, π/2, ये हटाना पड़ेगा, लेकिन 0 पर क्लोज आना चाहिए, पाई पर क्लोज आना चाहिए, हाँ या ना। तो यहां पर इस इंटरवल पे मैनी 1 था, लेकिन इस इंटरवल पे क्या बन गया, 1 1। अब आपको अगर समझ में आया तो आप बिल्कुल कॉसेक का ग्राफ बना सकते हैं। देखो अगर मैं कॉसेक को देखूं तो π/2 से -π/2 से -π/2 से 0, ये रहा -π/2, ये रहा 0, तो -π/2 से 0 में देखो मैं ब्लैक कर रहा हूं, -π/2 से 0 तक में देखूं तो ये -1 से -∞ से लेकर -1 कवर हो चुका। और फिर अगर मैं 0 से लेकर π/2 तक की बात करूं तो देखो इसमें इन्फिनिटी से लेके 1 तक कवर हो चुका। तो कुल मिलाकर यहां पर तो ये फंक्शन मैनी 1 है, लेकिन अगर इसको 1 1 बनाना है तो मेरे को -π/2 क्लोज से लेकर π/2 क्लोज तक जाना पड़ेगा, लेकिन 0 बीच में नहीं आएगा। तो यहां पे x बिलोंग्स टू जो हो जाएगा -π/2 से लेकर π/2, लेकिन इसमें एक वैल्यू हटानी है, दैट विल बी व्हाट, 0। इसको ढंग से लिख लेते हैं, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए कि ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2, जिसमें एक वैल्यू 0 हटानी है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैनी 1 थे, तो इनको मैंने 1 1 बनाया, ऑन टू बनाया, ताकि अब इसका मैं इनवर्स निकाल पाऊं। तो अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू है, इसका मतलब अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो देखो इसका इनवर्स क्या होगा, f इनवर्स। अब इसमें देखो 1 1 बाइजेक्टिव बनने के बाद, 1 1 ऑन टू बनने के बाद f इनवर्स में ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा, मतलब फंक्शन का जो रेंज होगा अब की बार वो क्या बन जाएगा, डोमेन, और फंक्शन का जो डोमेन था अब की बार वो क्या बन जाएगा, रेंज। अब आप मुझे ये बताओ कि यहां पर ये जो रेंज है, साइन की जो रेंज है -1 से 1, अब वो साइन इनवर्स के लिए क्या बन जाएगा, डोमेन। तो जब भी मैं तुमसे कहता हूं, जब भी मैं तुमसे ये चीज कहूं कि बताओ साइन इनवर्स की डोमेन बताओ, तो तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए साइन इनवर्स की डोमेन मतलब साइन एक्स की रेंज -1 से 1। मैं तुमसे कहता हूं कॉस इनवर्स की डोमेन बताओ, तो कॉस इनवर्स की डोमेन का मतलब ये होता है कि कॉस एक्स की रेंज -1 से 1। मैं तुमसे कहता हूं tan इनवर्स x की डोमेन बताओ, तो tan इनवर्स की डोमेन मतलब tan x की क्या, रेंज। तो tan x की रेंज होती थी r, तो tan इनवर्स की डोमेन क्या हो गई, r। इसका मतलब मैं तुमसे पूछूं कि cot इनवर्स की रेंज डोमेन क्या है, तो तुम बोला cot x की रेंज क्या थी, cot x की रेंज थी r। मैं तुमसे कहूं कि sec इनवर्स की रेंज क्या है, सेक इनवर्स की डोमेन क्या है, तो तुम कहना सेक की रेंज क्या थी, सेक की रेंज थी बेटा, सेक की रेंज थी -∞ से लेकर -1 यूनियन क्लोज 1 से लेकर इनफाइनाइट। मैं तुमसे कहूं कॉसेक इनवर्स की डोमेन बताओ, तो तुम कहना कॉसेक की जो रेंज थी वही इनवर्स के लिए डोमेन हो जाएगी, और वो क्या थी, -∞ से लेकर -1 यूनियन क्लोज 1 से लेकर इनफाइनाइट। अब देखो ये याद करना बेहद आसान है, मैंने एक तरीका तो आपको बता दिया कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, देखो इन दोनों की डोमेन सेम, और tan इनवर्स cot इनवर्स की डोमेन सेम, सेक इनवर्स cosec इनवर्स की डोमेन सेम, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इन दो की रेंज सेम थी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इन दो की रेंज सेम थी और इन दो की रेंज सेम थी। अगर मैं साइन कॉस की रेंज की बात करूं तो वो दोनों सेम थी, मैं tan cot की रेंज की बात करूं तो वो दोनों सेम थी, और मैं sec और cosec की रेंज की बात करूं तो वो दोनों सेम थी। तो मैंने देखो इन दोनों का ग्राफ से एक साथ बनाया, इन दोनों का एक साथ बनाया, इन दोनों का एक साथ बनाया, ताकि आपको पता पड़े। तो पहली चीज तो इसकी डोमेन की बात आपको याद होनी चाहिए। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखो पहले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है, तो पहले अपन ने क्या किया, उसको 1 1 ऑन टू बनाया, तो जिस x वाले पार्ट के लिए वो 1 1 ऑन टू बना, तो उतने x के लिए वो क्या बन गया, बाइजेक्टिव बन गया। तो उतने x के लिए वो अगर बाइजेक्टिव बन गया तो फिर अपन निकालते हैं इनवर्स, और इनवर्स निकालते वक्त जिस x के लिए वो डोमेन सेट हो रहा था 1 1 ऑन टू का, वो इनवर्स के लिए रेंज हो जाएगा। तो आप बताओ कि मैंने इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 1 1 बनाने के लिए डोमेन क्या लिया था, -π/2 से π/2। एक बार ये 1 1 बन गया, ऑन टू बन गया, तो ये डोमेन इस फंक्शन का क्या होगा, रेंज होगा। तो ये हो जाएगा -π/2 से लेकर π/2। अब अगर याद करो कॉस इनवर्स की रेंज कहूं तो आप ये याद करो कि cos x तो क्या मैनी 1 था, तो मैंने कोई ना कोई ऐसा डोमेन सेट किया था जहां पर वो 1 1 बन जाए, तो इतने पार्ट के लिए वो 1 1 बन गया था, इतने x के लिए cos x 1 1 बन गया था। तो ये जो x वाला डोमेन वाला पार्ट है इस cos x का, जिसके लिए 1 1 है, उसके लिए क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 से लेकर पाई। अब बताओ जब मैं tan की बात कर रहा हूं तो tan के इतने डोमेन के लिए 1 1 बन गया था, तो ये 1 1 अब इनवर्स के लिए क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा -π/2 से लेकर π/2। सही कि नहीं। सेम गोज अगर मैं बात करूं cot की, तो cot में ये cot मैनी 1 था, लेकिन अगर मैं 0 से π ओपन तक की बात करता हूं तो ये 1 1 बन गया था, तो ये अगर 1 1 बन गया तो फिर बाइजेक्टिव बनना पड़ा इसको,
क्योंकि 1 1 on 2 से बाइजेक्टिव बन गया। अब बाइजेक्टिव बन गया तो जिस x के लिए बाइजेक्टिव था वो इनवर्स का क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। तो ये हो जाएगा ओपन 0 से पाई। अब सेम को यहां पे बात करें, sec x भी क्या था, मैनी 1 था, तो मैंने इसको 1 1 बनाया ताकि ये क्या बन जाए, बाइजेक्टिव बन जाए। अब बाइजेक्टिव बनेगा तभी इनवर्स निकलेगा। इसका मतलब जिस x के लिए, जिस डोमेन के लिए ये 1 1 on 2 बना था वो डोमेन इनवर्स का क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। तो 0 से पाई माइनस का पाई बाय 2, तो यहां पे आ जाएगा क्लोज 0 से पाई माइनस का पाई बाय 2। सेम गोज अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये हो जाएगा माइनस के पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 और एक वैल्यू हट जाएगी 0। तो यहां पर ये आपका हो गया है बेटा रेंज और ये हो गया आपका डोमेन। तो आपको डोमेन याद करना है और आपको रेंज याद करनी है, तभी अपन अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये पूरा कंप्लीट चार्ट है जिसको आपको बिल्कुल ध्यान देना है। मैं फिर से कहता हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो डोमेन होगी वो सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज होगी। जब मैं कहता हूं साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बताओ तो तुम कहना साइन एक्स की रेंज। अब साइन एक्स की रेंज क्या है, -1 से 1, वो तो चेंज होनी नहीं है। और दूसरा रेंज भी आपको याद करना है हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। आईटीएफ का रेंज क्या होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपन ने जब जिस इंटरवल के लिए 1 1 बनाया वही यहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि वहां का डोमेन यहां का रेंज और यहां का रेंज यहां का डोमेन। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब रही बात इसके ग्राफ की, तो इसका ग्राफ अपन आईटीएफ चैप्टर के अंदर सीखेंगे। यहां पर मेनली अपने को डोमेन और रेंज की बात करनी है, तो बिल्कुल जल्दी से इसको नोट डाउन करो, इसको एकदम याद करो, कंटेस्ट करो, ताकि इसके बेसिस पर अपन क्वेश्चंस कर पाए। क्लियर है? प्लीज नोट इट डाउन। अपन जो अपन ने पढ़ा डोमेन के बेसिस पे अपन क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन के ऊपर, क्योंकि ये कभी भी जो भी क्वेश्चन आता है उनका सब पार्ट बन के आता है, तो इनको तो बहुत अच्छे तरीके से समझना है और कंसेप्चुअली समझना है ना। आइए सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। y इज इक्वल टू रूट ओवर साइन ऑफ कॉस एक्स दे रखा है। आपके पास जब भी रूट आ जाए तो उसके रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं पहली कंडीशन लगाऊं तो क्या होना चाहिए, साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पर ये चीज भी समझेंगे कि जब भी अपन डोमेन निकालेंगे, मतलब डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू निकालेंगे, डोमेन को निकालते वक्त हमें ग्राफ कई बार बनाना पड़ सकता है। साइन का भी, कॉस का भी, जो फंक्शंस इन्वॉल्व है उनका भी ग्राफ बनाना पड़ सकता है। इवन अपने को डोमेन निकालते वक्त रेंज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार अपन रेंज को भी देखते हैं। तो ये आइए इन क्वेश्चन के माध्यम से समझे कैसे। लिखा हुआ है साइन ऑफ कॉस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले तो मैं कहूंगा बेटा साइन का ग्राफ बना लो। तो साइन का ग्राफ इस प्रकार से अपन ने बना लिया, 0 से पाई और पाई से लेके फिर 2 पाई और फिर 2 पाई के बाद ये हो जाएगा 3 पाई एंड सो ऑन। पीछे भी चलेगा और आगे भी चलेगा। मैं सिर्फ इतना सा बना रहा हूं। अब बताओ मेरे को, साइन ऑफ कॉस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप भूल जाओ कॉस एक्स है। अब कॉस एक्स के बारे में सोचोगे तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, लेकिन अब कॉस एक्स को हटा दो। अब ये देखो साइन के अंदर डब्बा, साइन के अंदर डब्बा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो बताओ डब्बा क्या होने पर साइन 0 से बड़ा हो जाए। साइन एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ये रहा साइन का कर्व। साइन का कर्व पॉजिटिव है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है, और नीचे होगा तो नेगेटिव होगा, ऊपर होगा तो पॉजिटिव होगा। तो बताओ क्या रखूं, साइन क्या खाएगा ताकि वो आंसर पॉजिटिव दे। तो बताओ जो साइन खा रहा है आज वो डब्बा है, तो डब्बा 0 से पाई होगा तो साइन पॉजिटिव आंसर देगा। डब्बा 2 पाई से 3 पाई होगा तो साइन पॉजिटिव आंसर देगा। इसका मतलब ये जो डब्बा है, ये डब्बा आपका 0 से पाई होना चाहिए, तब साइन की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आएगी। या डब्बा जो आपका है वो आपका 2 पाई से लेके 3 पाई होना चाहिए, ऐसा और भी आगे बढ़ता जाएगा। अगर मैं पीछे चलाऊं तो पीछे देखो, ये हो जाएगा आपका माइनस का पाई और ये हो जाएगा माइनस का 2 पाई। तो डब्बा यहां पर माइनस का 2 पाई से लेकर माइनस के पाई तक होगा। तब भी अगर ये डब्बा ये हुआ तो साइन को यही डब्बा खाने को मिल रहा है, जिसकी वजह से साइन ये जो होगा डब्बा, साइन यही डब्बा खाएगा, तो आंसर क्या देगा, 0 0 से बड़ा। अब आप देखो कि डब्बे के अंदर है क्या, तो डब्बे के अंदर है कॉस ऑफ एक्स, डब्बे के अंदर है कॉस ऑफ एक्स, और कॉस ऑफ एक्स खुद एक बाउंडेड फंक्शन होता है। कॉस ऑफ एक्स खुद एक बाउंडेड फंक्शन होता है। क्यों बाउंडेड होता है? क्योंकि इसकी रेंज फिक्स है, कि हम जानते हैं कि cos x क्या होता है, -1 से 1। अब cos x हमेशा -1 से 1 ही रहता है, तो cos x 0 से पाई। इसका मतलब हाँ, ये हमारे अकॉर्डिंग, नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या है, cos x -1 से रहता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग cos x 0 से बड़ा होना चाहिए। अब 0 से बड़ा हो, पाई तक तो जाएगा नहीं, तो हमें इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। अब ये देखो cos x 2 पाई से लेके 3 पाई, तो ये लिखा होता है 6.28 और ये लिखा हुआ है 9 पॉइंट समथिंग, तो ये दुनिया का असत्य लिखा हुआ है। तो आप इसको काटो, मतलब cos तो इसके बीच में हो ही नहीं सकता, ऐसी कोई x की वैल्यू होगी नहीं जिसमें cos आंसर 6 से बड़ा हो जाए।
ऐसी कोई x की वैल्यू होगी नहीं जिससे आंसर नेगेटिव आ जाए कॉस में और -1 से छोटा आ जाए, तो ये वाली ब्रांचेस तो होंगी नहीं। आपको वो ब्रांच देखनी है जो कि भैया जो आपका नॉलेज है, मतलब cos x की जो रेंज है उसके साथ इंटरसेक्शन में आ जाए। अब बताओ इन दोनों को देखें, हमारे लिए क्या है कि cos x अगर 0 से पाई हो जाए तो साइन को cos खाने के लिए मिलेगा, तो cos अगर 0 से पाई हो जाएगा तो साइन आंसर क्या देगा, पॉजिटिव देगा। लेकिन हमें पता है cos पाई तक जाता ही नहीं है, cos 1 तक जाता है। इसका मतलब हमने बोला कि cos x जब 0 से 1 तक जाएगा तो साइन को इतना मिलेगा, तो साइन उसके लिए पॉजिटिव आंसर देगा, है ना। अब देखो मैं साइन से कॉस तक पहुंचा, अब कॉस से मैं एक्स तक पहुंचूंगा। अब मेरे को कॉस की रेंज पता है 0 से 1। अब देखो एक्स तक आपको पहुंचना है कि बताओ क्या क्या एक्स ऐसा आप रखोगे यहां पर ताकि उसकी रेंज 0 से 1 आ जाए। तो फिर से बनाओ उसका ग्राफ बनाते ही बहुत बढ़िया हो जाता है। ये हुआ कॉस का ग्राफ, दैट विल बी -π/2 से लेकर कितना π/2, और उसके आगे भी चलेगा, ये हो जाएगा कितना 3π/2, और 3π/2 के बाद वापस से ये पॉजिटिव हो गया कहां तक 5π/2 तक, एंड सो ऑन। क्लियर है कि नहीं है। अब आप मेरी बात सुनो, बताओ कॉस आंसर 0 से 1। अब की बार मैं कॉस का रेंज देख रहा हूं, तो मैं ये देख रहा हूं कि कॉस 0 से 1 वैल्यू कौन से एक्स के लिए देता है। तो देखो पहले आप ये कि 0 से 1 तक वैल्यू ये रही कॉस की, लेकिन कौन से एक्स के लिए दे रहा है, ये रहा वो एक्स जिसके लिए कॉस 0 से 1 दे रहा है, मतलब 0 से बड़ा है। ये रहा वो एक्स जिसके लिए कॉस क्या है, 0 से बड़ा है, हाँ या ना। तो मैंने कहा एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस का π/2 से लेकर π/2। ऐसे तो बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, तो मैंने कहा नहीं रुक जाओ, कॉस की जो पीरियड होता है वो कितना होता है 2π। तो पीरियड ऑफ कॉस कितना होता है, पीरियड ऑफ कॉस कितना हो जाएगा 2π। cos x का पीरियड कितना होता है 2π। इसका मतलब हर 2π के बाद रिपीट करेगा, तो जो वैल्यू -π/2 से π/2 में है वो 3π/2 से 5π/2 में है, एंड सो ऑन चलती रहेगी। तो मैंने कहा देखो 2n पाई की रिवॉल्यूशन चालू कर दोगे ना तो बात अपने आप ही बन जाएगी, हाँ या ना। ये होता है आंसर। जैसे आप और अगर फील करना चाहें तो देखो यहां पर होता है माइनस का π/2, यहां पर होता है π/2, और यहां पर होता है 0, और यहां पर होता है क्या पूरा 2n पाई, इवन पाई यहीं पर होते हैं। अब देखो कॉस आपको पता है फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब 2n पाई -π/2 से लेकर 2n पाई +π/2 में फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा कवर हो रहा है। तो देखो यहां पर कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसको मैंने ग्राफिकली आपको ऐसे समझाया। मेरे ख्याल से अब आपको ज्यादा बात समझ में आ गई होगी। अब इस क्वेश्चन को देखते हुए, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको समझ में आ गया तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है कि अब की बार y दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 1/√, व्हाट, cos ऑफ sin x दे रखा है। क्या दे रखा है, cos ऑफ sin x। तो यहां पर 1/√fx अगर होता है तो कंडीशन क्या होती है, fx इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पर कंडीशन क्या होगी, cos ऑफ sin x इज व्हाट, ग्रेटर देन 0। अब की बार इक्वल टू 0 नहीं है। अब बाहर वाले फंक्शन का ग्राफ बनाओ, क्योंकि बाहर वाले फंक्शन से अंदर तक पहुंचेंगे। आप भूल जाओ थोड़ी सी देर के लिए sin x दे रखा है, आप तो ये समझो cos डब्बा है। तो बताओ cos डब्बा पॉजिटिव कब होगा, डब्बा क्या होना चाहिए। तो उसके लिए आप पहले ग्राफ बनाए। तो यहां पर अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो ये ग्राफ हो जाएगा बाहर वाले का। तो आप हमेशा सोचिए कि आउटसाइड फंक्शन का ग्राफ बनता है, आउटसाइड फंक्शन का ग्राफ बना लेंगे, फिर इनसाइड फंक्शन के बारे में सोचेंगे, फिर इनसाइड फंक्शन का ग्राफ बना लेंगे, फिर एक्स के बारे में सोचेंगे। दो ही प्रोसेस है। आउटसाइड फंक्शन का ग्राफ बनाया तो इनपुट के बारे में सोचा, इनपुट इनसाइड फंक्शन का ग्राफ बनाया ताकि फिर एक्स के बारे में सोचा। आओ तो हमने आउटसाइड फंक्शन का ग्राफ बनाया। देखो cos x पॉजिटिव कब होता है, जब x की वैल्यू π/2 से लेकर -π/2 से लेकर π/2 हुई। तो देखो cos आपका पॉजिटिव है ऊपर, सही कि नहीं। और भी यहां पर देखोगे तो 3π/2 ये हो गया, 3π/2 से लेकर 5π/2 तक के लिए भी कितना होता है, पॉजिटिव होता है, एंड सो ऑन होता रहता है। आगे और भी बहुत सारी वैल्यू आएंगी। तो ये जो डब्बा है, डब्बा अगर आपका -π/2 से लेकर π/2 हो गया तो ये डब्बा अगर -π/2 से π/2 के बीच में है तो cos उसके लिए आंसर क्या देगा, पॉजिटिव। दूसरा डब्बा अगर आपका 3π/2 से लेकर 5π/2 तक आंसर पॉजिटिव रहेगा, ऐसे सोन चलता रहेगा। अब बताओ डब्बे के अंदर क्या है, डब्बे के अंदर है sin x। जैसे ही आपने डब्बा खोला आपको दिखा sin x, आपने कहा ओ sin x तो हमें पता है, sin x तो कभी -1 से 1 के बाहर जाता ही है, -1 और 1 के बीच में ही रहता है। अब आप देखो कि ये तो लिखा हुआ है 4 पॉइंट समथिंग और ये लिखा हुआ है 6 पॉइंट समथिंग, तो ये हटा दो, तो ये इसमें तो होगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि जो साइन होता है वो इसी के अंदर से आएगा। तो इसमें -1 से 1 पूरा कवर है, तो यहां से इंटरसेक्शन लूंगा। इसका मतलब साइन को अगर -π/2 से π/2 रखोगे, है ना, cos के अंदर -π/2 से π/2 जाएगा तो आंसर पॉजिटिव होगा। तो cos के अंदर साइन है तो साइन -π/2 से π/2,
लेकिन साइन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू नहीं होता, साइन तो होता है -1 से 1। इसका मतलब यहां पर अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, -1 से 1। अब बताओ साइन -1 से 1 आउटपुट कौन से x के लिए देता है, तो आप कहोगे सर x बिलोंग्स टू r के लिए देता है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? जल्दी इसको नोट डाउन करो तो आगे बात करें। अपन थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है y इज इक्वल टू tan ऑफ पाई साइन एक्स, पाई साइन एक्स। अब आप ये बताओ tan कब डिफाइन नहीं होता, tan x इज डिफाइंड। हमें पता है tan x डिफाइंड कब होता है, जब x आपका क्या होता है, r माइनस का ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। मतलब हमें पता है कि tan डिफाइंड तब नहीं होता जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू होता है। तो कुल मिलाकर मैं क्या सोच रहा हूं कि जो इनपुट है tan का, tan के अंदर जो इनपुट है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू नहीं होना चाहिए, और tan का इनपुट अगर r माइनस ऑड मल्टीपल पाई बाय टू है तो tan डिफाइंड है। इसका मतलब पाई साइन एक्स जो होगा दैट कैन नॉट बी इक्वल्स टू व्हाट, 2n + 1 पाई बाय टू। क्या बात समझ में? तो पाई से पाई गया तो साइन एक्स कैन नॉट बी इक्वल्स टू व्हाट, 2n + 1/2 ऐसा। अब यहां पर n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है। बहुत इजी क्वेश्चन है तो। अब बताओ n बिलोंग्स टू अगर इंटीजर है तो sin x में अगर n की वैल्यू 0 रखता हूं तो ये 1/2 आएगा, -1 रख रहा हूं तो कितना आएगा, माइनस का 1/2। अगर मैं यहां पे रख रहा हूं 1 तो ये इट विल बी 3/2, अगर मैंने रखा 2 तो इट विल बी 5/2 एंड सो ऑन। तो देखो 5/2 साइन तो कभी होता ही नहीं है, क्योंकि साइन की रेंज क्या होती है, -1 से 1 होती है। इसका मतलब 5/2 होने से रहा, 3/2 होने से रहा, तो जो होगा वो 1/2 और -1/2 होगा। इसका मतलब यहां पर इस क्वेश्चन में जब जब x आपका कुछ ऐसा रखेंगे कि जिसके लिए साइन 1/2 और -1/2 आ रहा है तो वो हटाना पड़ेगा। अब आप देखो कि साइन 1/2 और -1/2 कहां कहां हो रहा है। देखो साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, और साइन नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस का 1/2। यहां पर 1/2 है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, π/6। और ये होता है 0, 2π, 4π। इसका मतलब यहां पर अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 2nπ। ठीक उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, π, 3π, 5π। और अगर आप ढंग से देखोगे तो इट विल बी 2n + 1π। क्या बात सबको समझ में आ रही है? अब मैं क्या कह रहा हूं कि देखो साइन के अंदर साइन 1/2 कब होगा, साइन 1/2 होगा जब मैं यहां पे 2nπ में, जैसे मैंने 0 प्लस का π/6 किया तो 0 प्लस का π/6 किया तो 1/2 आया। फिर मैं 2π प्लस का π/6 करूंगा तो 1/2 आएगा। फिर मैं अगर 4π प्लस का π/6 करूंगा तो 1/2 आएगा। फिर मैं 2nπ प्लस का π/6 करूंगा तो 1/2 आएगा। तो 2nπ प्लस का π/6 पर आंसर 1/2 दे रहा है, और 2nπ माइनस के π/6 पर आंसर क्या दे रहा है, माइनस का 1/2, क्योंकि 0 माइनस का π/6 ये हो गया माइनस का π/6। तो 0 माइनस का π/6, 2π माइनस का π/6, 4π माइनस का π/6, तो 2nπ माइनस का π/6। ठीक उसी तरीके से अगर मैं ऑड पाई माइनस करता हूं तो ये हो जाएगा माइनस का कितना, π/6, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का π/6। तो अगर मैं ऑड पाई प्लस का π/6 करता हूं, 2n + 1π प्लस का π/6 करता हूं तो मैं हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट पे पहुंचूंगा तो -1/2 होगा। और अगर मैं 2n + 1π माइनस का π/6 करता हूं तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट पहुंचूंगा। तो यहां से मैं पहुंचता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो ये वैल्यूज 1/2 की है, तो इनको हटाना है। अब देखो इवन पाई, तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो ये लिखा हुआ है 2nπ प्लस माइनस का π/6, और ये लिखा हुआ है कितना, 2n + 1π प्लस माइनस का π/6। क्या आपको ये बात सबको समझ में आ गई? अब देखो इवन पाई और ऑड पाई को अगर मैं टुगेदर लिखूं तो इट विल बी व्हाट, nπ प्लस माइनस का π/6। तो ये नहीं होना चाहिए, तो x ये होने पर ये हमेशा आंसर 1/2 और -1/2 देंगे। इसका मतलब x बिलोंग्स टू व्हाट, r माइनस का nπ प्लस माइनस का π/6। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये हो गया। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आओ अब ये आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। आओ क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है y = ln of 10x, y = ln of 10x। तो बताओ ln के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो 10x पॉजिटिव कर दिया। अब 10x पॉजिटिव तो पहले 10x का ग्राफ बनाओ। तो ये मैंने बनाया ब्रांच π/2, ये मैंने एसिम्पटोट बनाया माइनस का π/2, और यहां पर 10 का ग्राफ ये हो गया। इसके आगे भी बना देते हैं तो ये 3π/2 हो गया। तो इट विल बी लाइक दिस। आप सिर्फ -π/2 से π/2 देख लो, क्योंकि 10 का पीरियड क्या होता है, पाई का होता है। तो -π/2 से π/2 में जो आंसर आएगा उसके मैं रिवॉल्यूशन चला दूंगा। तो बताओ 10x पॉजिटिव कब होता है, -π/2 से π/2 में, 0 से π में। जब x आपका 0 से π/2 होगा, जब x आपका 0 से π/2 होगा तो 10 पॉजिटिव होगा। इसका मतलब मैं यहां पे बोल देता हूं x आपका 0 से क्या है, π/2।
अब 0 से पाई बाय 2 के बाद देखो tan का पीरियड कितना होता है, सो पीरियड ऑफ tan इज व्हाट, पाई। तो tan का पीरियड अगर पाई है, ऐसे लिखा पीरियड ऑफ tan क्या होगा, tan x, ये है पाई। तो क्या मैं n पाई के रिवॉल्यूशन चला दूं, तो n पाई के रिवॉल्यूशन चलाने पर बात ये बन जाती है। क्या बात सबको समझ में आ गई? आइए एक और क्वेश्चन करें, देखें एक और क्वेश्चन अपन यहां पर करते हैं, इसको रब कर देते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू कॉट ऑफ साइन एक्स, कॉट ऑफ साइन एक्स। अब बताओ कॉट डिफाइन कब नहीं होता, जैसे मैं कहूं कि कॉट एक्स इज डिफाइंड, ये डिफाइंड होता है when x is belongs to r माइनस का n पाई, क्योंकि n पाई पर साइन नीचे आएगा, मतलब कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। साइन n पाई पर 0 होता है तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, r माइनस का n पाई। इसका मतलब x कैन नॉट बी इक्वल टू व्हाट, n पाई। आज कॉट के अंदर ये डब्बा है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं इसके लिए, ये तो इसके लिए डिफाइंड है कि x n पाई नहीं होना चाहिए, तो आज x की जगह sin x है, तो क्या sin x कैन नॉट बी इक्वल टू n पाई, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब अगर n की वैल्यू 0 है तो sin x में यहां पे n की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, n की वैल्यू 1 है तो पाई हो जाएगा, n की वैल्यू 2 है तो 2 पाई हो जाएगा, -1 है तो माइनस का पाई हो जाएगा। हमें पता है sin x की रेंज क्या होती है, -1 से 1, तो पाई होने से रहा, 2 पाई होने से रहा, माइनस पाई होने से रहा, तो sin x क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन वो 0 होने भी नहीं देंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो यहां पर sin x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो बताओ x क्या नहीं होना चाहिए ताकि उसका साइन 0 नहीं हो, तो x माइनस n पाई नहीं होना चाहिए, तो ये आपका आंसर है। तो यहां पर आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू r माइनस का n पाई। उम्मीद करता हूं ये 5 क्वेश्चन आपको बेसिक से समझ में आएंगे, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, तो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। आइए अपन लास्ट के इन 2 क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो जैसे डोमेन निकालना है अपने को, तो यहां पर क्या फंक्शन है, अब 2 अलग अलग फंक्शन है, दोनों को डिफाइन करेंगे। तो इसको डिफाइन करेंगे तो क्या है, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इंटरसेक्शन 16 माइनस का x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कितना लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस का 16 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 बट लेस देन इक्वल टू 4। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? और sin x आपको देखना है कहां कहां पॉजिटिव होता है इन दोनों का इंटरसेक्शन। आओ तो हमेशा साइन अगर है ट्रिग्नोमेट्री है तो कोशिश करो ग्राफ बना दो, तो मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं ऐसा, 0 से पाई और पाई से फिर मैंने बना दिया 2 पाई, क्लियर है कि नहीं है? और यहां पर बना दिया मैंने माइनस से पाई और फिर ये हो जाएगा -2 पाई से लेकर माइनस का पाई, ये ग्राफ बना दिया मैंने। ठीक है, ये ग्राफ देख लेना, इस प्रकार से ग्राफ आ गया। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन के बारे में सोचो कि sin x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब sin x जो है वो x एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, और -4 से 4 ये जो होता है माइनस का पाई इज अप्रोक्सीमेटली माइनस का 3.14, और पाई जो होता है वो 3.14 होता है, 2 पाई जो होता है 6.28 होता है, तो मेरे ख्याल से 4 यहां पर होगा, और माइनस का 4 अगर अपन देखें तो माइनस का 4 यहां पर होगा। तो हमारा जो x है वो -4 से 4 होना तो चाहिए, लेकिन उस -4 से 4 में ऐसा हिस्सा होना चाहिए कि साइन भी पॉजिटिव हो। तो देखो x -4 से 4 मैंने देखा, और उसमें वो वाला हिस्सा उठाऊंगा कि sin x पॉजिटिव भी हो, तो -4 से 4 के हिस्से में sin x जो पॉजिटिव आंसर आएगा, एक तो देखो ये वाला sin x पॉजिटिव है, sin x यहां पे पॉजिटिव है, तो देखो x ये वाला कंसीडर होगा। कौन सा x कंसीडर होगा, -4 से लेकर माइनस का पाई क्लोज यूनियन, फिर देखो उसके बाद तो साइन -4 से 4 में यहां से तो नीचे हो गया माइनस पाई से 0 में, फिर क्या आ जाएगा 0 से पाई, और पाई के बाद वापस से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा साइन। तो साइन पॉजिटिव चाहिए, लेकिन किस हिस्से में, -4 से 4 में, तो यहां पे यूनियन करके अपन ने लिखा 0 से पाई। क्या ये बात समझ में आई? तो ये हो गया आपका डोमेन। ग्राफ बनाने से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। आओ एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को डिफाइन करें तो log cos 2 pi x टू द बेस x, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब ये तो रूट को डिफाइन किया, दूसरा मैं यहां पे डिफाइन करूंगा log को। तो log का बेस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, और अगर मैं नंबर को डिफाइन करूं तो cos ऑफ 2 pi x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब देखो x आपका क्या है, पॉजिटिव है, x आपका क्या नहीं है, 1 नहीं है, और cos 2 pi x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब आप एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा, है ना। यहां पर अपन ने ये सब तो लिख दिया। अब आप ये सोचो कि 2 pi x जो है ना, यहां पर बेस क्या है, देखो लॉगरिथम इनइक्विटी के अंदर बेस क्या है, वेरिएबल, तो बेस के ऊपर कितने केस बनेंगे, 2। तो यहां पे मैं x ले रहा हूं 0 से 1, और दूसरा यहां पे मैं x ले रहा हूं 1 से बड़ा। अब अगर बेस मैंने 0 से 1 लिया तो जो लॉगरिथम होगा वो डिक्रीजिंग होगा,
और अगर मैंने बेस 1 से बड़ा लिया तो जो लॉगरिथम होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, यहां पर अगर मैं देखूं तो ये डिक्रीजिंग है, तो log cos 2 पाई x टू द बेस कितना, x, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं ये हटाऊंगा तो cos 2 पाई x इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि cos 2 पाई x इज लेस देन इक्वल टू 1। भैया ये तो ब्रह्मांड का सत्य लिखा हुआ है कि cos तो हमेशा 1 से छोटा होता है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू r हमेशा होता है, लेकिन x बिलोंग्स टू r का मतलब केस के सॉल्यूशन के साथ क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब यहां पर जो आंसर आया दैट विल बी 0 to 1। क्या ये बात समझ में आई? तो x क्या आया, 0 to 1। दूसरा यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर देखता हूं तो log इंक्रीजिंग होता है, इसका मतलब log बेस में क्या है, x, और यहां पे लिखा हुआ है cos 2 पाई x, ये हो गया इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताओ ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तो cos ऑफ 2 पाई x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x की पावर 0 कितना होता है, 1। तो यहां पर cos ऑफ 2 पाई x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बट हमें पता है कि cos 2 पाई x जो होता है 1 या 1 से छोटा होगा, ये वी नो दैट, क्योंकि cos तो पता है हमें कि -1 से 1 के बीच में रहता है, तो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब अगर आप देखोगे तो cos ऑफ 2 पाई x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बताओ cos का इनपुट क्या होना चाहिए कि आंसर 1 दे, तो 2 पाई x किसके बराबर होना चाहिए, 2n पाई के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब n क्या है, यहां पर इंटीजर है, तो 2 पाई से 2 पाई काट दो तो x किसके बराबर है, n के, जहां पर n क्या है, एक इंटीजर। लेकिन केस के सॉल्यूशन के साथ अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब देखो आपका फाइनल आंसर इन दोनों का क्या होता है, यूनियन। तो यहां पर अगर मैं देखूं फाइनल आंसर, तो आप देखो x आपका 0 से 1 होना चाहिए, दूसरा आपका x जो है वो 2 3 4 5 एंड सो ऑन होना चाहिए। अब ये तो हमने इन दोनों का सॉल्यूशन निकाला, जो इन दोनों का सॉल्यूशन आता है उनका इसके साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, तो यहां पर तो x पॉजिटिव, देखो इन सब में x पॉजिटिव है, तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू। x 1 नहीं है, देखो यहां पे x 1 नहीं है, तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू। अब इस कंडीशन को अपने को चेक करना है। अब इस कंडीशन को देखो मैं कैसे चेक कर रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर 2 3 4 5 रखा, यहां पर x की वैल्यू 2 3 4 5 रखा, तो हमेशा देखो x की वैल्यू 2 रखते, 3 रखते, 4 रखते, 5 रखते, cos के अंदर क्या बन रहा है, cos के अंदर इवन पाई बन रहा है, इवन पाई, और cos का इवन पाई क्या होता है, 1, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये सारी वैल्यू तो ट्रू है और उसके साथ इंटरसेक्शन भी आ रहा है। अब अगर मैं आपको चेक करके बताऊं x 0 से 1 है, तो देखो x अगर 0 से 1 है, x अगर 0 से 1 है, तो बताओ यहां पर 2 पाई x क्या होगा, 2 पाई x हो जाएगा 0 से लेकर कितना, 2 पाई। हाँ यार भैया 2 पाई x के लिए 0 से क्या हो जाएगा, 2 पाई। अब यहां पर अगर मैं cos लेता हूं, देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, cos का ग्राफ बनाइए, तो cos का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो cos का ग्राफ इस प्रकार से होता है, -π/2 से लेकर π/2, और उसके बाद ये नीचे जाएगा और 2 पाई यहां पर होगा, तो कुल मिलाकर 0, फिर ये कितना हो जाएगा π/2, ये कितना हो जाएगा पाई, और पाई के बाद ये हो जाएगा आपका 3π/2, और 3π/2 के बाद यहां पर कितना आएगा, 2 पाई। अब आप बताओ 2 पाई x 0 से 2 पाई है, तो इस पूरे के लिए cos पॉजिटिव नहीं है, cos पॉजिटिव तब है, सुनना बिल्कुल ध्यान से, x अगर मैं चेक कर रहा हूं कि यहां पर क्या होना चाहिए, तो x अगर 0 से 1 है, x अगर 0 से 1 है, तो 2 पाई x कितना हो जाएगा, 0 से 2 पाई। अब 0 से 2 पाई के लिए cos पॉजिटिव नहीं है, इस वाले हिस्से के लिए cos नेगेटिव आ गया, इसका मतलब यहां पर 2 पाई x को क्या होना चाहिए, 0 से π/2 होना चाहिए, ताकि पॉजिटिव बन जाए, यूनियन x 2 पाई x को क्या होना चाहिए, 2 पाई x को होना चाहिए आपका 3π/2 से लेकर 2 पाई। क्या आपको बात समझ में आई है ना? ये तब तो अपन ने कर लिया था सॉल्व, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं ताकि जो फाइनल आंसर आएगा उसका इसके साथ इंटरसेक्शन लूं। तो ये हमारा जो आंसर आएगा इन दोनों का यूनियन जो आया था, उसका मैंने इसके साथ इंटरसेक्शन लिया, चल गया, इसके साथ लिया, वही आया। अब मैं यहां पर देख रहा हूं कि अगर मैंने x की ये वाली वैल्यू ली थी तो चल गया था, लेकिन अगर मैंने x 0 से 1 लिया, तो x 0 से 1 लिया तो 2 पाई x 0 से 2 पाई हो गया, तो उसके लिए cos हमेशा पॉजिटिव नहीं है, उसके लिए cos हमेशा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि आप अगर cos का ग्राफ बनाओगे तो cos का ग्राफ ऐसा होता है -π/2 से लेकर π/2, और π/2 के बाद ये कितना होगा, पाई हो गया, और पाई के बाद ये कितना हो गया, 3π/2, और 3π/2 के बाद यहां पे क्या आ गया, 2 पाई आ गया। इसका मतलब देखो कि cos का इनपुट वो होना चाहिए 0 से π/2 ताकि पॉजिटिव हो, और 3π/2 से लेकर 2 पाई उसी के लिए पॉजिटिव होगा, 0 से 1 के लिए पॉजिटिव नहीं होगा। इसका मतलब 2 पाई x जो होना चाहिए
वो 0 से लेकर कितना हो जाए, पाई बाय 2। अब यहां पे 0 तो ओपन था, तो 0 से लेकर कितना, पाई बाय 2। पहली चीज। यूनियन यहां पर क्या हो जाए, 2 पाई एक्स, 3 पाई बाय 2 से लेकर कितना, 2 पाई ओपन। इसका मतलब यहां से अगर आप देखोगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो 0 से लेकर कितना, 1/4, यूनियन x की वैल्यू जो होगी 3/4 से लेकर कितना, 1। अब ये इसके लिए आपका x क्या है, पॉजिटिव है। ये x रखने पर 2 पाई x जो आएगा उसी के लिए cos पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इस पूरे को अगर मैं 1 मानता हूं और इस पूरे को 2 मानता हूं तो ये 0 से 1 के लिए, पूरे के लिए नहीं चला, 0 से 1/4 और 3/4 से लेके 1 अगर यहां पे रखोगे तो उसके लिए पॉजिटिव आ रहा है, और ये तो ट्रू ही था सबके लिए। तो इसका मतलब फाइनल आंसर जो आएगा दैट विल बी x की वैल्यू 2, 3, 4 एंड सो ऑन था ही सही। यूनियन के साथ साथ x क्या था, x आपका 0 से लेके 1/4, यूनियन x आपका 3/4 से लेकर 1। तो ये आपका हुआ आंसर। क्या बात सबको समझ में आ गई? दिस इज द फाइनल आंसर। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो आज अपन सिर्फ इतना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर अपन देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन किस तरीके से निकालेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन के क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे। तो यहां तक आप बिल्कुल पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।